नमस्कार, हमारा देख रहे हैं आप खास स्पेशल कार्यक्रम सवाल तो पूछेंगे। मैं हूं राकेश। जिस नीट पेपर लीक को लेकर हंगामा मचा था और जिसके मास्टरमाइंड की 11 महीने से तलाश थी, वो अब पुलिस के शिकंजे में है। नालंदा के रहने वाले संजीव मुखिया पर 3 लाख का इनाम था। सिपाही भर्ती से लेकर बीपीएससी और फिर नीट, हर पेपर लीक में मुखिया का नाम आ रहा है। हाँ, कई एजेंसियां उसकी तलाश में थी और अब पूछताछ भी होगी। सवाल है कि मुखिया गिरफ्तार हुआ, लेकिन क्या पेपर लीक का खुलेगा राज? और इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए आज का हमारा ये खास डिबेट शो रखा गया है। और इस खास कार्यक्रम में हमारे 3 खास पैनल मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं किशोर कुणाल जी जेडीयू की तरफ से, प्रमोद सिन्हा जी आरजेडी प्रवक्ता, और छात्र नेता दिलीप कुमार जी इस वक्त हमारे बीच इस खास कार्यक्रम में मौजूद है। आप तीनों खास मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल दिलीप कुमार जी आप ही से ले लेते हैं। तकरीबन 11 महीने के लंबे लुका छिपी के बाद संजीव मुखिया पेपर लीक का मास्टरमाइंड सरगना, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। क्या आप मानते हैं इस गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में और किस तरह के खुलासे हो सकते हैं? और सबसे बड़ा और अहम सवाल, क्या इसमें सफेद पोश भी हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल संजीव मुखिया इतना बड़ा सेटर है, शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया, और इतने दिनों तक ये बचा कैसे रह गया? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि 1 साल से ये बचा कैसे था? जब तक संजीव मुखिया को किसी बड़े राजनेता का संरक्षण नहीं था, तब तक ये बचा नहीं रह सकता। और इससे पूछताछ हो रही है और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से आर्थिक अपराध इकाई काम कर रही है, अगर उनको निष्पक्ष छोड़ दिया जाए, सरकार की तरफ से कोई दबाव न हो, तो इसमें बड़े बड़े नेता, मंत्री और कई कोचिंग शिक्षक पटना के, कम से कम मुझे लगता है 5-6 कोचिंग शिक्षक इस पेपर लीक में जेल जाएंगे। सिर्फ नीट पेपर लीक का मामला नहीं है, सिपाही भर्ती पेपर लीक, बीपीएससी पेपर लीक, आप 67वीं बीपीएससी का देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक, टीआरई 2 का पेपर लीक, सिपाही पेपर लीक, इन सब में पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक, कोचिंग माफिया और कुछ नेता जेल जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि सरकार आर्थिक अपराध इकाई को स्वतंत्र छोड़ दे कि अपने अनुसार वो काम करे। लेकिन जैसे ही राजनीतिक दबाव दिया जाएगा तो फिर कुछ लोगों को बचा लिया जाएगा। सवाल तो अभी भी खड़ा है कि क्या संजीव मुखिया जिन जिन लोगों का नाम लेगा उन लोगों की गिरफ्तारी होगी, उनसे पूछताछ होगी, या सरकार के दबाव में बड़े बड़े लोगों को छोड़ दिया जाएगा? जैसे आप अभी देखिए, 17वीं बीपीएससी का आंदोलन चल रहा था, पटना के एक फेमस कोचिंग शिक्षक ने 1000 करोड़ रुपए की बात कही कि 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। किस अधिकारी के खाते में, किस कंपनी के खाते में, किस अधिकारी की पत्नी के खाते में पैसा गया 1000 करोड़ रुपया, ये खान सर बोल रहे हैं कि उनको सब पता है। तो क्यों नहीं खान सर से बिहार पुलिस ने और आर्थिक अपराध इकाई ने पूछताछ किया? करना चाहिए था पूछताछ, या खान सर को ही बताना चाहिए था। ये एक पेपर लीक का मामला नहीं है, वही सेटर हर एक पेपर लीक में शामिल होता है, चाहे दरोगा का हो, सिपाही का हो, बीपीएससी का हो, शिक्षक भर्ती का हो, नीट का हो, या बिहार से बाहर कोई परीक्षा हो, लगभग कॉमन होते हैं कुछ सेटर, बड़े बड़े सेटर। इसलिए मैं सरकार से यह मांग कर रहा हूं कि आर्थिक अपराध इकाई को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। और आर्थिक अपराध इकाई को स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा तो आर्थिक अपराध इकाई इस बात के लिए पूरी तरह तैयार होगी कि सारे शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई कर सके। और बड़े बड़े इसमें आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, नेता, यहां तक कि मंत्री और पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक, पटना के बाहर के भी कोचिंग शिक्षक शामिल है। तो इन सब का नाम का खुलासा होना चाहिए। और आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा ही कई बार ये कहा गया है कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक पेपर लीक में संलिप्त है, लेकिन आज तक उनका नाम नहीं बताया गया, न ही उनकी गिरफ्तारी हुई। तो लाखों स्टूडेंट के साथ अन्याय है। इसलिए हम चाहते हैं, आर्थिक अपराध इकाई से भी अनुरोध कर रहे हैं कि आप जितने भी शिक्षा माफिया हो, परीक्षा माफिया, उन सब पे कार्रवाई कीजिए, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक में डीएसपी रंजीत रजक का नाम आया था, उसकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसका जो और भी मास्टरमाइंड थे बहुत सारे लोग, उनको नहीं पकड़ा गया। और उनमें जो मास्टरमाइंड कुछ लोग पकड़े गए, उनके साथ बिहार के बड़े बड़े नेता फोटो खिंचवाते हैं, सम्मान समारोह होता है, कार्यकर्ता सम्मेलन होता है, वो स्टेज पे आके सम्मानित करते हैं। तो इस तरह से पेपर लीक नहीं रुक सकता। विधानसभा में आप, लोकसभा में टिकट देंगे संजीव मुखिया को या उनकी पत्नी को, तो क्या पेपर लीक रुक जाएगा? इसलिए मैंने कहा कि राजनीतिक संरक्षण बंद होना चाहिए। आप कहेंगे तो मैं उन नेताओं का नाम बताने के लिए तैयार हूं जो नेता संरक्षण दिए ऐसे लोगों को। डीएसपी रंजीत रजक, उनके पेट्रोल पंप का किसने उद्घाटन किया? डीएसपी रंजीत रजक को जब मना किया था आर्थिक अपराध इकाई ने कि इसको ज्वाइन नहीं कराइए, किसने ज्वाइन करवाया डीएसपी के पद पर? बहुत पहले की बात है। संजीव मुखिया की पत्नी को किसने टिकट दिया विधानसभा में 2020 में? तो ये ऐसे पेपर लीक नहीं रुकेगा, राजनीतिक संरक्षण बंद होना चाहिए। और मैं तो मांग कर रहा हूं कि एक कानून बनना चाहिए, केंद्र सरकार को और बिहार सरकार को भी एक कानून बनाना चाहिए, और चुनाव आयोग को भी इस पर तत्परता दिखानी चाहिए कि कोई भी पार्टी, कोई भी नेता किसी शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया को अगर टिकट देते हैं तो उस पार्टी की
उसका निबंधन रद्द होना चाहिए, वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ये होना चाहिए, नहीं तो फिर पेपर लीक नहीं रुकने वाला है। ये हम लोग दिखावा कर ले, कुछ दिन बोल ले, कुछ लोग पकड़े जाएंगे फिर छूट जाएंगे। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक में क्या हुआ, डीएसपी तक अरेस्ट हुआ, अंचलाधिकारी अरेस्ट हुआ, बीडीओ अरेस्ट हुआ, सबके सब 2 महीना 3 महीना के बाद छूट गए, सभी अभी जॉब कर रहे हैं। कैसे जॉब कर रहे हैं? टीआरई 3 पेपर लीक में 15 मार्च 2024 को टीआरई 3 पेपर लीक में 266 लोग हजारीबाग से पकड़े गए। उन पे क्या हुआ? कोई कार्रवाई नहीं हुई, सभी एफआईआर दर्ज हुआ, आर्थिक अपराध इकाई ने किया, जेल भी भेजा, लेकिन क्या हुआ? सब लोग बाहर आ गए। टीआरई 3 की परीक्षा दिए, उसमें भी बहुत सारे लोग का रिजल्ट हुआ होगा, सेटिंग कराया होगा, तो क्यों नहीं उसको आजीवन प्रतिबंधित किया गया? जब सबूत है, जिसका सेंटर नवादा में है, बिहार शरीफ में है, पटना में है, वो एग्जाम के दिन हजारीबाग के गेस्ट हाउस में या मैरिज हॉल में क्या कर रहा है? ये तो सरासर गलत है। सबूत है, उसके पास क्वेश्चन मिला, आंसर मिला, उसके बावजूद भी बीपीएससी ने उसको प्रतिबंधित नहीं किया। लेकिन जो लोग बीपीएससी पे सवाल करते हैं, जानकारी मांगते हैं, तो उनको प्रतिबंधित बीपीएससी करती है। तो ये तो बीपीएससी का भी खेल दिख रहा है कि क्या चल रहा है। और पटना के कुछ कोचिंग शिक्षक के साथ बिल्कुल दिलीप जी, कई बीपीएससी बड़ी की और साठगांठ अहम चल बात रही है। आपने रखी और इन बातों में कई गंभीर आरोप भी थे सरकार के ऊपर भी और उन सफेद पोश के ऊपर भी, जिनका साया, जिनका संरक्षण उन इस संजीव मुखिया के ऊपर है। किशोर कुणाल जी, जेडीयू प्रवक्ता, आपके पास हम आना चाहेंगे। किशोर कुणाल जी, जिस तरह दिलीप कुमार जी ने जो बातें रखी हैं, एक छात्र नेता है, लंबे समय से बिहार की राजनीति को भी अच्छी तरह से समझते हैं और ये भी अच्छी तरह से समझते हैं कि बिहार में जब जब प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तो पेपर लीक कब कब होता है और कौन कौन होता है इसके पीछे। जो आरोप लग रहे हैं, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी तो हो गई, ठीक है, ये बड़ी कामयाबी मानी जा रही है प्रशासन की, ईओयू की। जो आरोप लग रहे हैं कि संजीव मुखिया, किसका संरक्षण है इसके ऊपर, और क्या लगता है कि बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो गया, 11 महीने लगे उसके गिरफ्तारी में और संरक्षण। और एक सवाल ये भी उठाया दिलीप कुमार जी ने कि क्या ईओयू स्वतंत्र नहीं है किसी भी केस को सॉल्व करने के लेकर, किसी भी केस के तह तक जाने के लिए? क्या ईओयू को सरकार स्वतंत्र नहीं करती है? देखिए, मैं इनके शब्दों का जवाब दे रहा हूँ। दिलीप बाबू आधी बात सच बोले हैं, आधा बात बनावटी बोले हैं। इन्होंने तारीफ करी, सरकार की तारीफ करनी चाहिए कि इतनी गिरफ्तारियाँ हुई, कुछ लोगों का सजा भी हुआ है, कुछ लोग सजावार भी हुए हैं। और जो भी पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, पूरे देश में पेपर लीक होता रहा है। बिहार सरकार इस मामले में कई कदम आगे है। बिहार सरकार ने इसके लिए स्पेशल एक्ट भी बना दिया है, जिसमें पेपर लीक में शामिल गिरोह के सरगना का संपत्ति जब्त किया जाएगा, जो शायद देश में ऐसा कहीं पे कानून नहीं है। दूसरी बात, संजीव मुखिया की बात की जा रही थी। संजीव मुखिया के गिरफ्तारी के लिए 10 अप्रैल को एसआईटी गठित किया गया है। 11 अप्रैल को, 10 अप्रैल को उनके ऊपर इनाम रखा गया 3 लाख का। 11 अप्रैल को एसआईटी गठित की गई और आज गिरफ्तारी हो गई। तो हम लोग लगातार, चाहे सरकार किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कोई भी पेपर लीक क्यों ना रहा हो, हम लोग उस पर कार्रवाई किए हैं, सज़ा दिलाए हैं और कोर्स करेक्शन भी किए हैं। दिलीप जी काफ़ी एक्टिव हैं, मैं इनकी तारीफ़ करूंगा। और इनको पता होगा कि हर लीक के बाद सरकार ने प्रिवेंटिव एक्शन लिया है और उस घटना का पुनरावृत्ति दोबारा नहीं हो पाया है। तो इस तरह से सरकार लगातार लगी है कि बिहार में लीक फ्री एग्ज़ाम हो सके और हम लोग लगातार प्रयास करते रहें। जी किशोर कुणाल जी, आप बोल रहे कि घटना की पुनरावृत्ति दोबारा नहीं होती है, मतलब कि सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक हो जाता है, शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद नीट पेपर लीक हो जाता है। ये सिलसिलेवार तरीके से बताता है कि कहीं ना कहीं जो प्रशासन है और जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार उससे नहीं रोक पा रही है। निश्चित तौर पर ये बड़ी कामयाबी है संजीव मुखिया की, लेकिन क्या इस बात की ये गारंटी है कि अब से बिहार में पेपर लीक की घटनाएं नहीं होंगी? इससे पहले भी कई एक्शंस बिहार सरकार के द्वारा लिया गया है, चाहे वो क्वेश्चन पेपर को इनक्रिप्ट करने की बात हो या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लाने की बात हो रही है। हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी कैग के हवाले कर दिया है, वो ट्रांसपोर्टेशन को देख रहे हैं, परिवहन को, क्वेश्चन के परिवहन को सीएजी देख रहा है। तो हर लीक के बाद सरकार ने तत्परता के साथ एक्शन लिया है। और दिलीप बाबू को आधी बात उन्होंने बताई, खान सर का उन्होंने नाम लिया, लेकिन तेजस्वी जी या फिर प्रशांत किशोर जी का नाम उन्होंने नहीं लिया, जिन्होंने बीपीएससी एग्ज़ाम को बवंडर बनाकर लगातार बवाल करते रहे और रिजल्ट आया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इन्हें मुंह की खानी पड़ी और ये लोग चुपचाप अपने घर में बैठे हुए हैं। एक सवाल या एक जवाब इन्हें नहीं सूझ रहा। तो दिलीप बाबू, आप बोल रहे हैं, अच्छी बात है, आप हमारे कमियों को इंगित कर रहे हैं और हम लोग उस कमी को करेक्ट कर रहे हैं। ये चलेगा, कोर्स करेक्शन का फेज हमेशा चलता रहा, लेकिन एक तरफा नहीं बोलिए।
जी, चलिए, अगर आरजेडी का सेकेंड रिएक्शन ले एंड लेते हैं। आरजेडी से प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी सेकेंड इस एंड वक्त हमारे से साथ जुड़ रहे हैं। आपको प्रशांत किशोर किशोर का कुणाल जी एक वापस मिनट आपके पास आएंगे, रिएक्शन एक लेंगे। मिनट एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दें। दिलीप बाबू बोल रहे हैं तो प्रशांत किशोर जी का भी नाम लीजिए। मिस्टर खान, जिसको आप खान सर बोलते हैं, हम उनको फैजल खान बोलेंगे। तो फैजल खान जी ने टीचर का नौकरी, टीचर के दायित्व को छोड़ के जिस तरह से आंदोलन को डाइवर्ट करने का कोशिश किया, या फिर प्रशांत किशोर जी ने डाइवर्ट करने का कोशिश किया, या फिर तेजस्वी जी ने डाइवर्ट करने का कोशिश किया, और लगातार सरकार के लोगों को, सरकार को हतोत्साहित करने का प्रयास किया ताकि यहाँ पे नियुक्तियाँ रुक जाए, यहाँ के लाखों युवाओं को नौकरी नहीं मिले। और ये प्रयास अंततः माननीय हाईकोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद स्पष्ट हो पाया कि बिहार सरकार सही थी और इनका निर्णय सही था। जी जी, चलिए, आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी आपके पास आना चाहेंगे। किशोर कुणाल जी ने जो अपना पक्ष रखा, सरकार तो कह रही कि सरकार कार्रवाई करती है, पेपर लीक जब भी होता है सरकार एक्टिव होती है। अब ये गिरफ्तारी तो बहुत बड़ा सबूत इस बात की कि सरकार बैठी हुई नहीं है, सोई हुई नहीं है, कार्रवाई हो रही है। देखिए राकेश जी, मैंने सुना कि कुणाल जी ने क्या कहने का काम किया। जिस प्रकार से लगातार जो संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के लिए कुणाल जी जो है अपना वाहवाही लूटने का काम कर रहे हैं लगातार। देखिए, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से हैं, 11 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है और एनडीए की सरकार है 17 वर्षों से। और लगातार जो पेपर दर पेपर जिस प्रकार से लीक का मामला जो सामने आ रहा था, तो सरकार को तो पहले एक्शन लेना चाहिए था। ये जो नीट का जो मामला है, नीट के मामला के आज 11 महीना के बाद गिरफ्तारी होती है और ये कहते हैं कि मैंने गिरफ्तारी किया। एक एक पेपर जो है लगातार जिस प्रकार से लीक होते गया, और दिलीप सर ने जिस प्रकार से कहने का काम किया कि उनकी पत्नी को भी जैसे चुनाव में टिकट किन्होंने देने का काम किया था, तो कहीं ना कहीं संरक्षण तो सत्ता का ही प्राप्त होता है। अब रहा बात ये 70वीं बीपीएससी को लेकर के कह रहे थे कि नेता तेजस्वी जी जैसे ये कर रहे थे। सबसे पहले तो सवाल उठता है जो 70वीं बीपीएससी का जो मामला था, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के छात्रों के बीच में कहीं ना कहीं संशय की स्थिति थी, और उस संशय को दूर करने के लिए छात्र लगातार मांग कर रहे थे बीपीएससी से और बीपीएससी के चेयरमैन से कि इस पर जो है वो अपना जो है तर्क प्रस्तुत करे। लेकिन बीपीएससी जो है तानाशाही रवैया, अरियल रवैया अपनाते रही। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी नॉर्मलाइजेशन की भ्रम की जो स्थिति थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने पत्र लिखने का काम किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप देखिए कि जिस प्रकार से बीपीएससी अभ्यर्थी जब बीपीएससी के गेट के पास आए, उनको किस प्रकार से जब वो अनुनय हाथ जोड़ करके बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार हाथ जोड़ करके यह मांग कर रहे थे कि हमको बीपीएससी चेयरमैन से मिलने दिया जाए, उनको चारों तरफ से इन्हीं का प्रशासन जो है लाठियों से पीटा। जिस प्रशासन को, जिस पुलिस को डंडा नहीं मिला, वो पेड़ की डालियों को तोड़ करके जो है अभ्यर्थी को पीटने का काम किया, और ये सिलसिला लगातार चलते रहा। 3 बार एक ही अभ्यर्थी को इन लोगों ने दौड़ा दौड़ा के मारा और पीटा है, और उस ठंड के समय में वाटर कैनन का भी इस्तेमाल इन लोगों ने करने का काम किया। और क्या मजाल है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से एक शब्द निकल जाए। दूसरी, जब बापू सेंटर की बात जब आई, जब आपको पता था कि बापू सेंटर पर बाद में जो कैंसिल हुआ बापू सेंटर का, आपने 22 जगह उसको सेंटर बना करके एग्जाम लेने का काम किया था, तो क्या जरूरत था कि बापू सेंटर पर इतने ज्यादा अभ्यर्थी को आपने देने का काम किया। और जो वहां घटना घटी उसके बाद जब बीपीएससी अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि पुनः एग्जाम को लेकर के, जिस नॉर्मलाइजेशन को लेकर के वो पहले सशंकित थे, आखिर आपने उसी नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, चूंकि 2 बार जब एक ही का एग्जाम होगा तो एक पेपर जो पूछा जाएगा वो कठिन है, दूसरा पेपर आसान है, या दूसरा कठिन है, पहला आसान था, यही इसी को जो है नॉर्मलाइजेशन कहते हैं ना। तो जब आपने कहा कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन की कहीं कोई स्थिति नहीं है, अभ्यर्थी में भी भ्रम की स्थिति थी, आपने वही किया अंतोगतवा। तो ये तो दोहरा चरित्र तो बीपीएससी और सरकार की तो स्पष्ट दिखाई पड़ती है। सरकार ने एक शब्द भी सरकार की तरफ से बोला नहीं गया। हमारे नेता तो उनको नैतिक समर्थन देने का काम किया, उनके धरना स्थल पर जाने का काम किया। आप बताइए ना कि सरकार की तरफ से कौन ऐसा मंत्री या कौन प्रतिनिधि वहां जाकर के उन छात्रों से गर्दनी बाग धरना स्थल पर बात करने का काम किए। सिर्फ डिबेट में अपने पक्ष को रखते हुए प्रमोद सिन्हा जी इस मामले पर बीपीएससी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, नॉर्मलाइजेशन को लेकर उन्होंने बातें रखी थी, लेकिन शायद छात्रों की मांग थी कि बीपीएससी के चेयरमैन से मुलाकात कर अपनी बातों को रखा जाए, लेकिन समय मिलने का समय नहीं दिया गया। बहरहाल इस गिरफ्तारी, संजीव मुखिया की गिरफ्तारी को लेकर कई सारे सवाल कांग्रेस की तरफ से भी उठाए जा रहे, कुछ गंभीर आरोप भी लगे। बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर
सरकार पर आरोप लगाया गया है। क्या कुछ आरोप लगाया गया है और क्या सवाल किया गया है, ये भी जानेंगे उसका जवाब अपने इस खास कार्यक्रम में। लेकिन यहाँ पर रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास डिबेट शो सवाल तो पूछेंगे में। इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान, किशोर कुणाल जी जेडीयू प्रवक्ता, आरजेडी की तरफ से प्रमोद सिन्हा जी और छात्र नेता दिलीप कुमार जी इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। चर्चा का विषय है संजीव मुखिया, जो कि सरगना है पेपर लीक मामले को लेकर, और सिर्फ एक पेपर नहीं, ऐसे कई पेपर जिसमें उसका हाथ है और इसे सरगना मानते हुए उस सरकार ने प्रशासन उस पर 3 लाख रुपए भी इनाम घोषित किया था। हालांकि उसकी गिरफ्तारी हो गई है। यहाँ पर किशोर कुणाल जी आपके पास आना चाहेंगे। आज कांग्रेस की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था। एक बड़ा आरोप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से लगाया गया कि संजीव मुखिया सरकार का समर्थक है और उसने आत्मसमर्पण किया है। उनका यह बयान इस कड़ी से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि क्या इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं हो गया। संजीव मुखिया 11 महीने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। क्या इतना समय काफी नहीं था संजीव मुखिया के लिए बाहर आकर सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सके, उसे नष्ट कर सके, गवाहों को प्रभावित कर सके, और जब उसने अपना सारा काम तमाम कर लिया तब उसने अपनी गिरफ्तारी दे दी। किशोर कुणाल जी, कांग्रेस का रेस लगा हुआ है आरजेडी के साथ, सारा फेयर सेम केस का चक्कर है। एनीवे वो अलग विषय है, उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस ने जो आरोप लगाया संजीव मुखिया पे एसआईटी का गठन हुआ था 11 तारीख को और आज उसकी गिरफ्तारी हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि एसआईटी ने काम किया और उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो इस तरह की बातें करना कांग्रेस कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रही है। और कांग्रेस शासित कई राज्य का मैं एग्जांपल दे सकता हूं जहां पे 6 साल 7 साल से पेपर लीक हो रखा है और एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। राजस्थान का या अन्य जगहों का मैं उदाहरण दे सकता हूँ। तो कांग्रेस के पास तो कोई मोरल ही नहीं है। कांग्रेस ने आज तक एग्ज़ाम लीक फ्री एग्ज़ाम कराने के लिए आज तक कांग्रेस ने कोई मैकेनिज्म ही डेवलप नहीं किया था पूरे देश में। आज कहीं ना कहीं अन्य राज्यों में हुआ है। अभी झारखंड में प्रमोद बाबू की सरकार है, झारखंड में आज तक ड्राफ्ट अधिनियम बन ही रहा है, पता नहीं अगले 2-3-4 साल तक कब तक बनता रहेगा। तो बिहार सरकार ने तत्परता दिखाई है और बिहार सरकार ने उसमें ठीक है, तत्परता दिखाई है। किशोर कुणाल जी, देखिए सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि उसकी गिरफ्तारी बिहार के किसी अन्य जिले से नहीं, बाहर से नहीं हुई, राजधानी पटना से गिरफ्तारी हुई है। मतलब कि क्या संजीव मुखिया इसके पहले भी पटना बराबर आ रहा था, जा रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन को, ईओई को भनक तक नहीं लगे। आरजेडी प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा जी, क्या रिएक्शन देना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से अभी बोल रहे थे कि 11 तारीख को एसआईटी का गठन हुआ है और आज जो है 25 है, तो ये समझने वाली बात है कि तो फिर एसआईटी का गठन उस समय क्यों नहीं हुआ था जब ये नीट मामला जो प्रकाश में आया था। ये तो सरकार की जो है असफलता ही बतलाती है ना, कि सरकार किस प्रकार से जो तत्परता इसको दिखलानी चाहिए वो तत्परता उस समय झलकती जब पहला जो है, चाहे सिपाही भर्ती की बात है, चाहे बीपीएससी पेपर लीक का मामला था, उस समय इनको तत्परता दिखाने की जरूरत थी। लेकिन आपने जो कहा और कांग्रेस के लोगों ने जो आरोप लगाया है, कहीं ना कहीं उसमें एक लिंक तो बनता है कि आप जो पटना में ही गिरफ्तारी होती है और 11 माह के बाद एसआईटी का भी गठन होता है इसी माह में और गिरफ्तारी हो जाता है इसी माह में, तो सरकार अगर चाहती तो पहले, अगर सरकार की मंशा होती। और आपने जो सवाल किया कि इतने लंबे समय तक जो वो बाहर रहे, तो कहीं ना कहीं जो साक्ष्य होंगे उसको तो उन्होंने प्रभावित करने का काम किया है, 16 दिसंबर क्या ही होगा। 16 दिसंबर 2024 तक ईओयू कोर्ट ने उनके गिरफ्तारी पर रोक लगाया हुआ था। जानकारी अपडेट कर लीजिए प्रमोद बाबू। जी चलिए, ठीक है, दिलीप कुमार जी आपके पास आ जाते हैं। राजनीतिक आरोप लगाना आसान, सरगना की गिरफ्तारी हो गई है, क्या अब लगता है कि दिसंबर और अप्रैल में अंतर बिहार में होता है ना। अब जो भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी अब उसका पेपर लीक नहीं होगा? क्या इस बात का ये सबूत है संजीव मुखिया की गिरफ्तारी? नहीं, बिल्कुल इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि आगे पेपर लीक नहीं होगी। हाँ, अगर संजीव मुखिया से पूछताछ हो रही है और जिन लोगों का नाम वो लेते हैं उन सभी पे कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, तब पेपर लीक रुकेगा। मतलब मेरा कहना है ये संजीव मुखिया एक मोहरा है, इसके ऊपर भी है और इसके नीचे भी है। तो जब तक सभी लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी ना, तब तक पेपर लीक नहीं रुकेगा। ये अलग बात है कि दिखेगा नहीं, जैसे TRE-2 का पेपर लीक हुआ लेकिन सार्वजनिक नहीं हुआ, किसी को पता नहीं चला। TRE-3 पेपर लीक की जांच में ही आर्थिक अपराध इकाई ने कहा है कि TRE-2 का भी पेपर लीक था। तो अब बताइए, तो बहुत सारा पेपर लीक इसी तरह होता होगा लेकिन बाहर पता नहीं चलता है। अब बताइए, 67वीं पेपर लीक की जांच हुई, यही आर्थिक अपराध इकाई ने किया, मैंने ही उस पेपर लीक को उजागर किया था, मुख्यमंत्री जी को क्वेश्चन भेजा था। उस पेपर लीक की जांच में यह बात सामने आई कि बीपीएससी ऑफिस से OMR सीट बाहर ले जाकर रंगा गया, मेंस की कॉपियां बाहर ले जाकर लिखवाई गई। कई ऐसे अधिकारियों का चयन हो चुका था जिनकी मेंस की कॉपियां हूबहू मैच कर रहा था।
मैंने आंसर सब में एक ही हैंड राइटिंग में और एक ही आंसर दिया हुआ है, उसकी अभी तक जांच चल रही है। क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, इतनी लेट लतीफी क्यों हो रही है? वो अधिकारी बन के क्या लूट खसोट कर रहा होगा, ये तो सोचने वाली बात है। जो सेटिंग से गया है, एक अगर बेईमानी से नौकरी में जाता है तो 1000 बेईमान को पैदा करता है। इसलिए इस पे रोक लगना चाहिए। और हम लोग इसीलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कई वर्षों से 2015-16 से इस चीज के खिलाफ लड़ रहे हैं, और अब जाकर 2022 से सरकार ने हम लोगों की बातों पे ध्यान देना शुरू किया है। हम सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद भी देते हैं कि कई बार हम लोगों ने मुद्दा उठाया, आंदोलन किया पेपर लीक को लेकर, तो सरकार ने जांच बैठाई, परीक्षा भी रद्द हुई, कई लोग पकड़े भी गए, लेकिन बड़े बड़े लोगों को बचाया भी गया। तो इस यहाँ पे हम सरकार की आलोचना भी करेंगे। अभी किशोर कुणाल जी बोल रहे थे मेरे बारे में कि नेता पे भी बोले, तेजस्वी यादव जी पे और प्रशांत किशोर जी पे। तो मैं बता दूं कि मैं किसी पार्टी या किसी नेता के न तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में नहीं हूं, ना ही मैं किसी पार्टी से हूं। मैं छात्रों के हित के लिए लड़ाई लड़ता हूं, और मैं खुद बीपीएससी अभ्यर्थी रहा हूं, और अभ्यर्थियों के लिए, छात्रों के लिए लड़ते लड़ते कब छात्र नेता बन गया मुझे भी पता नहीं चला। और बीपीएससी आंदोलन में मैंने इसीलिए आंदोलन से हटा था मैं, कि मैंने कहा था कि आंदोलन में अगर कोई भी नेता आते हैं या कोई ऐसे लोग कोचिंग माफिया आएंगे, सेटर आएंगे, तो मैं आंदोलन में नहीं रहूंगा, मैं हट जाऊंगा। और दूसरे दिन के शाम से रात से नेताओं की एंट्री हुई और मैं उस आंदोलन से हट गया था। तो मैं छात्र आंदोलन में नेताओं की और कोचिंग शिक्षकों की एंट्री का मैं विरोध करता हूं। हाँ, मैंने ये भी कहा था कि जिन नेताओं को आंदोलन का समर्थन करना है वो अपने कार्यकर्ता के साथ, विधायक सांसद के साथ बीपीएससी ऑफिस जाकर आंदोलन करे। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य की बात है कि किसी भी नेता ने नहीं किया कि बीपीएससी ऑफिस जाकर आंदोलन करे। तो और दूसरी बात कि जो भी नेता, जो भी पार्टी सरकार में रहते हैं जी, तो पेपर लीक पे चुप्पी साध लेते हैं। बिल्कुल दिलीप जब जी, वो बड़ी विपक्ष में और रहते अहम हैं बात तो यह बोलते है हैं। कि ये राजनीति से जुड़ा मसला नहीं है, ये छात्रों से जुड़ा मसला। इस पर गंभीर होने की आवश्यकता है, गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि छात्रों को अपने भरोसे में लेना ये बड़ी चुनौती होती है कि कैसे छात्रों को मतलब कि बिना किसी आरोप लगाए उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ सरकार नहीं कर सकती है। आप तीनों हमारे इस खास कार्यक्रम से जुड़े, किशोर कुणाल जी, प्रमोद सिन्हा जी और दिलीप कुमार जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि पेपर लीक का सरगना है संजू मुखिया, उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, सरकार प्रशासन बधाई के पात्र है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी कि क्या संजू मुखिया की गिरफ्तारी के बाद बिहार में पेपर लीक रुक जाएगा और आगे किस तरह के खुलासे होते हैं संजू मुखिया के पूछताछ के बाद, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। हमारे खास डिबेट शो सवाल तो पूछेंगे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आपका 6 न्यूज़। नमस्कार।